नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे एक खास समिट की। हम बात करेंगे रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स समिट की, और इस समिट के काफी मायने हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के युद्ध या संघर्ष जब शुरू हुआ, उसके बाद एक बड़ा समिट पुतिन ने ये को एक बड़ा मौका मिला है आयोजित करने का, और उसमें कई मायने में ये समिट महत्वपूर्ण है। यूं तो हर बार कुछ न कुछ खास होता ही है। जोहान्सबर्ग के बाद में कजान का जो समिट है उसको एक इम्पोर्टेंट दृष्टि से देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसमें दो तीन चीजें हैं। जिस तरह से अमेरिका सहित मित्र राष्ट्र अमेरिका के ये चाह रहे थे कि रसिया को बिल्कुल आइसोलेट किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ में वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है और उनपे किसी भी कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक ताकत का एहसास कराया है कि ब्रिक्स राष्ट्र जो हैं उनके अलावा भी उन्होंने कई कंट्रीज को बुलाया, और सबको चौंकाने वाली बात यही है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को भी उन्होंने जब बुलाया तो आएंगे वो उसमें। और जाहिर सी बात है कि इजराइल को लेकर के इस बात की आलोचना पहले भी कर चुका है चाइना और रसिया कि गाजा में विराम करना चाहिए। खैर, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में इस समिट और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वहां 1-to-1 मीटिंगें होंगी, और इन मीटिंगों के चलते चाइना के साथ में पशोपेश की स्थिति की होगी कि नहीं होगी, लेकिन होगी। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जा रहे थे कजान के लिए, तो ठीक उसी वक्त एक बड़ा मैसेज ये था कि भारत और चीन के बीच, खासकर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चाइना भारत के LAC जो है वहां पे पेट्रोलिंग को लेकर के एक बड़ी समस्या पिछले कई सालों से चल रही थी, उसको सोल्व किया गया है और दोनों राष्ट्र इस बात पर सहमति बन गई है। तो ये एक प्रारंभिक एक उसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही है कि दोनों ओर से वार्ता के इस सुलह को देखा जा रहा है और दोनों के बीच में B2B मीटिंग हो सकती है और होगी। खैर, द्विपक्षीय वार्ता पहले से ये तय अब कर दी गई है। दोनों ही तरफ के जो रणनीतिकार है वो इस बात पर सहमति, और ये कहा जा रहा है कि काफी एक खुशनुमा माहौल के अंदर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इन तमाम चीजों के, कजान का समिट क्यों महत्वपूर्ण है, और समिट से पहले भारत और चाइना के बीच में जो सहमति बनी है वो क्या इस बैठक के संदर्भ में देखी जा सकती है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, डॉक्टर करमवीर सिंह जी, और सेना के पूर्व अधिकारी ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं करोड़ी सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। कजान समिट जो होने जा रहा है ब्रिक्स का, हर बार ही होता है, 16वां सम्मेलन है ये, लेकिन क्या माना जा सकता है कि इस बार कुछ खास है? क्योंकि रूस इस समय एक अपनी अलग भी पहचान बनाए हुए है युद्ध को लेकर के। यूं तो देखिए रूस की कई मायनों में कई तरह की पहचान है, लेकिन फिलहाल जो है ये, और कई राष्ट्रों के निशाने पे भी, तो ऐसे मौके पे ये समिट कुछ ज्यादा महत्व रखता है। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो पूर्व में समिट हुई उनसे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इसके दो सदस्य रूस और ईरान किसी न किसी रूप में युद्ध में इन्वॉल्व हैं। ईरान भी इजराइल के साथ अभी युद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का तनाव है वो युद्ध की सी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में पहले ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि कोई भी दो सदस्य युद्ध की स्थिति में हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। दूसरा है कि अमेरिका के लिए, अमेरिका की कूटनीति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इस रूप में है कि ब्रिक्स के जितने देश हैं उनमें एक सहमति है कि डी-डॉलराइजेशन किया जाए, अपनी करेंसी में, लोकल करेंसी में व्यापार किया जाए। ये सवाल भी उठेगा कि क्या सिंह साहब एक करेक्शन करना चाहूंगा। फलस्तीनी नेता अब्बास को उन्होंने इनवाइट किया है, जो काफी महत्वपूर्ण वो अपना रोल प्ले करते हैं वहां पे। जी, आप कंटिन्यू करें। केवल इनवाइट नहीं किया है, पुतिन ने पहले उनको यह भी कहा है कि इसको सदस्यता दी जाएगी, और सदस्यता और बहुत से देशों ने अप्लाई कर रखा है, उनकी सदस्यता का सवाल उठेगा। लेकिन हो सकता है कि जो सदस्यता का मुद्दा है वो इस समिट में डेफर कर दिया जाए। बिल्कुल किया जाए। हाँ, तो
वो बात तो बिल्कुल निश्चित है, हो सकता है सदस्यता का मामला नेक्स्ट समिट के लिए टाल दिया जाए, लेकिन जो डी डॉलराइजेशन का है उसमें कुछ देश जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, वो ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स करेंसी पे जाएंगे, लेकिन अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे तो डॉलर का जो वर्चस्व है वो कम होगा। और इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर डी डॉलराइजेशन की बात की किसी ने तो मैं उसका बदला लूंगा, उनको दंडित करूंगा। क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व का एक सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, और जो वित्तीय स्थापत्य है उसको रीस्ट्रक्चर रीस्थापित करना चाहता है ब्रिक्स, और वो अमेरिका के वर्चस्व को सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो वैश्विक सुरक्षा का है, और उस सुरक्षा में भारत का जो दृष्टिकोण होगा वो आतंकवाद रोधी होगा। क्योंकि इस एससीओ में भी एक मैकेनिज्म है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। भारत ने अभी एससीओ में भी आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, तो वो उठेगा। और उसके अलावा जो ये युद्ध की स्थिति है और विभिन्न देशों में जो तनाव चल रहा है आपस में भी और देशों के अंदर भी, तो वो पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक खतरा है, तो उसके ऊपर बातचीत होगी निश्चित रूप से। इससे आगे जो बातचीत हो सकती है वो ये है कि देखिए ब्रिक्स देशों की जो ग्रोथ रेट है वो G7 से बहुत ज्यादा है, 5% से ऊपर रहेगी अगर कलेक्टिव हम देखें तो वो अमेरिका ये मान के चलता है कि अगर इस गति से ब्रिक्स देशों का आर्थिक विकास होता रहा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका इररिलेवेंट हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए एक ही होप है, वो है भारत। क्योंकि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना ऑलरेडी अमेरिका से किसी न किसी रूप में एंटेंगल हो रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के साथ भी पिछले कुछ महीने से जो कनाडा को लेके, जो पन्नू को लेके और उसको निर्जर को लेके जिस तरह का तनाव बना हुआ है, जो फाइव आइज देश हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में लगभग इकट्ठे से हो रहे हैं। तो भारत की कूटनीति भी इधर की तरफ आ रही है ब्रिक्स देशों के साथ। तो इन 5 जो फाउंडर मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, उनमें अमेरिका के प्रति किसी भी देश की कोई सहानुभूति नहीं। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जो इतनी बड़ी चुनौती पहले नहीं रही थी। एक अन्य मुद्दा रहेगा वो है संपोषित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और उसमें हम किस तरह से साझेदारी कर सकते हैं ब्रिक्स के देश, ये निश्चित रूप से होगा। वैसे देखिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी वर्ड इतना पॉपुलर हो गया है कि ये केवल लोकप्रिय ही नहीं रहा, लोक लुभावना बन गया है। जब भी दो देशों में कोई बातचीत होती है, कोई संयुक्त वक्तव्य होता है या बहुपक्षीय संस्थाओं में और संगठन में होता है, तो ये फ्रेज यूज होता है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी। तो वैसे तो ये बहुत व्यापक रूप में हम देखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ब्रिक्स देश इसको लेके कि हम रणनीतिक साझेदारी विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, और एक अन्य जो महत्वपूर्ण आएगा वो रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन। क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ लगभग इररिलेवेंट होता जा रहा है। और ये सम्मेलन उस वक्त हो रहा है, ये सम्मेलन भी उस वक्त हो रहा है कि जब वर्षगांठ भी इसका समापन होगा, उसी दिन वर्षगांठ है यूएनओ की। देखिए 24 अक्टूबर। निश्चित रूप से यह है कि आज स्थिति ऐसी लग रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो लीग ऑफ नेशंस की स्थिति थी वो लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ की हो रही है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इररिलेवेंट हो जाता है, उसकी बात कोई मानता नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कानून कोई नहीं मानता है, तो दुनिया किस दिशा में जाएगी, उस बर्बादी से कैसे बचा जाए, उस संदर्भ में अभी का जो ब्रिक्स समिट है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर द्विपक्षीय बात होगी विभिन्न नेताओं में, वो विभिन्न देशों के सहयोग को लेके किस तरह आगे बढ़ती है, ये भी एक विचारणीय सवाल है। जी योगेंद्र जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं करमवीर जी का रुख करना चाहूंगा। करमवीर जी, 2-3 चीजों को लेकर के मैं जो समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप तो बहुत नजदीक से देखते हैं तमाम चीजों को, अभी डॉक्टर साहब ने भी क्लू दिया। अमेरिका की बड़ी पॉलिसी है, उसका कोई 11 किसी से भी नहीं
अमेरिकन फर्स्ट होना चाहिए, उनकी पॉलिसी, उनकी सिक्योरिटीज, उनकी करेंसी। तो डॉलर को लेकर के जिस तरह से वो एक विश्व मुद्रा के रूप में तब्दील करने का एक प्रयास चल रहा है, और ये है कि डॉलर के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं जो पढ़ पा रहा था और चीजों को जो समझ पा रहा हूं, इस बार उसका भी अल्टरनेट पे इसमें विचार हो सकता है, क्योंकि रसिया और चाइना दोनों ये कोशिश करेंगे कि अमेरिका का जो एकाधिकार व्यापार पे, दूसरी चीजों पे, मुद्रा लेन देन पे, तो वहां आपको दिखता है कि कजान का ये समिट इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, या उस पर कोई विचार हो सकता है? देखिए योगेंद्र जी, ब्रिक्स का जो जन्म है ना, उसके साथ ही ये चीज जुड़ा हुआ था कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने का जरूरत है। रशिया और चाइना दोनों ही पुरजोर तरीके से ये मानते हैं कि जो अमेरिकन डोमिनेटेड जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है कि लोगों का फायदा हो रहा है, बाकी का फायदा नहीं हो रहा है। अभी आप देखेंगे चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया है इस ब्रिक्स को लेकर के ना, फुली कहा कि ये एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, कहा कि ये है ट्रू मल्टीलेटरलिज्म। ये उस तरह का मल्टीलेटरलिज्म है, ना तो इसमें किसी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को फोर्स किया जाता है किसी का साइड लेने के लिए, ना इसमें कैंप कन्फ्रंटेशन किसी तरीके का है, ना ही इसमें जो है किसी को रिप्लेस करने का कोई जो है कोई पॉलिसी है कि किसी की जगह दूसरे को लेकर के आए, या किसी देश के खिलाफ ये कोई संगठन है। ये कहा कि ये टोटली, उसको कहा कि ये एक एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ डेवलपमेंट है ग्लोबल साउथ के लिए, और कहता है कि नोबडी वांट टू मिस दिस ट्रेन। इसलिए एक भगदड़ से मची हुआ हर कोई जो है ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स को। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स जो है इज टोटली डेडिकेटेड फॉर डेवलपमेंट। क्योंकि कहा गया कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं वो वेस्ट के जो कंट्री हैं उनसे डेवलपमेंट में काफी पीछे छूट गए हैं, और इसके पीछे जिम्मेदार है जो विश्व का जो आर्थिक जो ढांचा बना हुआ है, तो उसकी वजह से, क्योंकि उससे कुछ देशों को फायदा हो रहा है। सो ब्रिक्स जो है वो एक अल्टरनेटिव मॉडल इस तरह का लाना चाहता है। और चाइना ने कहा कि डॉलर फ्री जो है ग्लोबल इकोनॉमी अगर होगा, डॉलर का डोमिनेंस जितना रहेगा ग्लोबल साउथ को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। जैसा कि अभी करोड़ी सिंह जी ने भी कहा है कि अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए प्रमोट जो है किया जाएगा, यही जो है ब्रिक्स का मोटो रहा है। तो एक तरह से चाइना इस ब्रिक्स को किस तरह से पेश करना चाहता है कि ये अमेरिका की जो हेजमनी है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, उससे छुटकारा पाने के लिए जो है इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, और ज्यादा फायदा इससे ग्लोबल साउथ के जो कंट्री यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो पिछड़े हुए देश है, विकासशील देश है, उनको ज्यादा फायदा होगा। और कहा कि इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि इतने सारे देश जो हैं वो ब्रिक्स का मेंबरशिप का डिमांड कर रहे हैं, और अभी का जो ब्रिक्स है इसको कहा गया कि ये एक ग्रेटर स्ट्रेंथ के साथ में और एक ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन के साथ में, क्योंकि इसमें मिडिल ईस्ट के देश भी शामिल हुए हैं, इसमें लैटिन अमेरिका के भी मेंबर हैं, इसमें अफ्रीका भी है, एशिया भी है, यूरेशिया। सो इस तरह एक बड़े लेवल पे जो है रिप्रेजेंटेशन कंट्रीज को मिल रहा है, और कहा कि पूरी दुनिया का लगभग हाफ जो पॉपुलेशन है उसको यह रिप्रेजेंट जो है करता है। और ग्रोथ रेट के मामले में भी, क्योंकि इनका कलेक्टिव अगर सबको मिला करके देखा जाए तो वो भी काफी जो है मजबूत है इसका। तो उस प्लेटफॉर्म के रूप में इसको देखा गया। भारत की तरफ से आप देखेंगे, भारत ने कहा कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये तो सब है। इसके अलावा जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल इश्यूज जो हैं, चाहे वो क्लाइमेट का हो, चाहे वो डिजास्टर वगैरह को हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी का, फूड सिक्योरिटी का, या दूसरे तरह के इश्यूज हो, उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, एक कंसेंसस बिल्डिंग करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो ये प्रोवाइड करवाता है। सो उस एक तरह से देखेंगे भारत का जो विजन है ब्रिक्स को देखने का, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ विकास के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, वो इस तरह का प्लेटफॉर्म के रूप में भी देखता है जो पूरी दुनिया के देशों में जो है कोऑपरेट को बढ़ावा देगा, आपस में कोलैबोरेशन, कोऑपरेट जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को प्रमोट जो इसमें किया जाएगा, और ग्लोबल चैलेंजेस जो है उनको भी आम सहमति से जो है सॉर्ट आउट करने की जो है एक प्लेटफॉर्म यह प्रोवाइड करवाता है। दूसरा आप देखेंगे कि रशिया के साथ क्योंकि स्पेशल रिलेशनशिप जो है भारत का, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कोट अनकोट कि इंडिया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया, उसको दोबारा एक तरह से और मजबूती देने के लिए कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पर जा रहा है। अदरवाइज वो जुलाई में भी एनुअल समिट के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर गए थे। तो एक तरह से एक तो बायलैटरल जो रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया के बीच में, उस मकसद से भी भारत इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता है।
और एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के रूप में भी जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ भी इंगेज होना, क्योंकि ये इसका जो है एक्सपेंशन हो, ब्रिक्स का एक्सपेंशन होने के बाद ये पहला समिट जो है हो रहा है। जोहान्सबर्ग में इसमें सहमति बनी थी, नए देश शामिल किए गए थे, उसके बाद ये पहला इस तरह का समिट जो है वो हो रहा है। तो ये दो मकसद है मुझे लगता है भारत के पहुंचों से। बिल्कुल, दुनिया एक ऐसे मुहाने पे खड़ी हो गई है कि बड़ा भटकाव तो मैं क्या कहूं, क्योंकि जो राष्ट्र चला रहे हैं सब बहुत बुद्धिमान और उनकी बुद्धि पे कहीं कोई संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं, ब्रिक्स का भी एक मोटिव जो है, अमेरिका ये मान के चल रहा था कि क्योंकि अभी फलस्तीन नेता अब्बास को बुलाना, तुर्की वहां पे मौजूद है, ईरान वहां को आमंत्रित किया गया है, ये तमाम जो फैक्ट्स हैं उनकी सदस्यता की बात भी ब्रिक्स में की जाएगी, उनके स्थायी सदस्यता दी जाए, हालांकि उसको डिफर किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका जो सोच करके चल रहा है कि इजराइल की आड़ में या यूक्रेन की आड़ में इन ताकतों के साथ में वो अपना और एजेंडा आगे बढ़ा सकता है, तो मुझे लगता है कि वो एक मैसेज देने की कोशिश भी यहाँ से की जाएगी कि एकाधिकार किसी भी राष्ट्र का संभव नहीं है, सबके अपने हितों को लेकर के इसी तरह के यूनियन या कहूं कि समिट्स के लिए बने हुए हैं, देशों को एक जो ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं, और किसी भी मुकाबले के लिए अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जिनमें सभी मुल्कों का अगर हित इसी तरह से हाथे पे डाला जाएगा या उनपे कोई अतिक्रमण करता है, तो स्थिति ऐसी बन सकती है कि जो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आइसोलेट किया जा सकता है। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे समिट की निगाहें इस बात को लेकर के भी थी कि क्या मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बैठक होगी, लेकिन हाँ, एक दिन पहले ही ये स्थिति बनी है कि पूर्वी लद्दाख या कहूंगा LAC, वहां पे दोनों मुल्कों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर के जो सहमति बनी है, एक बड़ा कदम कहा जा सकता है दोनों के लिए तनाव कम करने की दृष्टि से। देखिए, ये तनाव कम करने की बात नहीं है, यदि ये हालांकि पूरी क्या डिटेल्ड इस संधि के, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि जो स्टार्ट हुई है वो ठीक हुई है और इससे रिश्ते परमानेंटली सुधरेंगे इन ए सेंस दैट जो व्यापार चलना चाहिए, साधारण तनाव नहीं रहना चाहिए, बॉर्डर पे थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, इतनी ज़्यादा डिप्लोमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि 1962 के बाद में चाइना से रिश्ते हमारे अच्छे भी होते गए हैं, बुरे भी रहते गए, लेकिन वो बात है नहीं, और ना हो सकती है अभी। लेकिन डे टू डे रूटीन लाइफ में अपने नॉर्मल कम से कम मिले तो प्लेजेंट्री तो एक्सचेंज करने के लिए हो ना। बात यह है कि पहली बात तो मीटिंग होगी कि नहीं, मेरे ख्याल से तो ये सारी कुछ जो इतना अर्जेंटली जो पिछले एक महीने में एक्टिविटी हुई है पर्दे के पीछे और जो डिप्लोमेट्स की जो एक्टिविटी हुई है, इससे साफ जाहिर है कि ये सारा कुछ ब्रिक्स से पहले ही हो जाने का इनका पहले से ही प्लान है। और इन एनी केस इसमें मेन प्लेयर तो चाइना ही है। चाइना का इंटरेस्ट है वो अभी शायद बॉर्डर पे इंडिया के साथ में टेंशन करना, इंडिया के साथ में इंडिया पर प्रेशर डालना, एक कोई रिजल्ट उनको अच्छा दे नहीं रहा है। उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है। दूसरा, जो पाकिस्तान से जो उम्मीदें थी उसकी वो पाकिस्तान से उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है। पाकिस्तान फिर रूस, चाइना, अमेरिका की तरफ रुख कर रहा है। चाइनीज जो काम करते हैं सीपेक पे, उनकी सिक्योरिटी का सवाल है, वो पाकिस्तान देने में सफल नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि जो वो पाकिस्तान के साथ प्लानिंग शायद सोचा होगा कि इंडिया को घेर सकते हैं और इंडिया डर जाएगा, वो हुआ नहीं उनका, ये प्लान उनकी चली नहीं। दूसरा, रूस का बड़ा इंटरेस्ट है इसमें कि रूस, चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं वो सुधरें, बिकॉज इनके सुधरने से ही रूस के हालात सुधरेंगे, रूस का व्यापार सुधरेगा, रूस की इमेज सुधरेगी, रूस के लिए जो इन लोगों का एसोसिएशन है, इनके साथ जो दोस्ती है, उससे उनकी इमेज बढ़ेगी। और जो उन पे प्रतिबंध लगा रखे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज सोचते हैं कि उसको अलग थलग कर दिया है, वो अभी ब्रिक्स में अभी चौधराहट अपनी दिखा के ये साबित कर देगा कि मैं ऐसे अलग थलग होने वाला नहीं हूँ, ना मेरे को कोई असर हुआ तुम्हारी सैंक्शंस का। और दूसरा, जो पैलेस्टाइन के लीडर को और ईरान को बुला के भी वो बताया है कि ये लोग भी, ईरान का भी जो
हेड होगा वो बताएगा कि मैं कोई आइसोलेटेड नहीं हूँ, मेरी इकोनॉमी बिल्कुल सही है, मेरे लोगों के रिश्ते बहुत हैं, मेरे दोस्त बहुत हैं, तो आप मुझे अकेला मत समझिए। सो ये कहने का मतलब ये है, ये सब इंडिया की अपनी इंटरेस्ट है ही है। इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में आज आ गया, इत्तेफाक से समझिए या अपनी डिप्लोमेसी से समझिए, किसी तरह भी समझिए, हम एक बहुत ही स्पेशल पोजीशन में आ गए हैं इस दुनिया की लड़ाई में, झगड़े में, टंडे में। तो हम अपनी इस पोजीशन को पूरा भुगताना चाहिए, इसके पूरे फायदे उठाने चाहिए। और चाहे वो युद्ध यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, चाहे वो रूस और अमेरिका के बीच में तनाव हो, या रूस और चाइना के बीच में तनाव हो, या इवन इराक और इजराइल और हमास के बीच में हो, हम हमेशा मध्यस्थता के लिए ही बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं। और हम लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस है, इतना पावर हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक सॉफ्ट पावर है हमारे पास, जो आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस के बाद में नेहरू जी की जो स्थिति थी, हालांकि नेहरू जी के पास कोई मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक पावर नहीं था, लेकिन जो सॉफ्ट पावर था हिंदुस्तान का और उसकी सोच का, वो उनकी चाहे कोंगो का युद्ध हो, चाहे कोरिया और साउथ में मध्यस्थता हो, नेहरू का रोल हमेशा रहा था। तो जो नेहरू का रोल था, वो स्थिति मेरे को लग रहा है आज की स्थिति भारत की, चाहे मोदी को क्रेडिट दो या ना दो, देश को क्रेडिट जरूर जा रहा है कि हम आज ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि हम दोनों तरफ के पलड़े में बीच में हैं और दोनों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ना बात करेंगे अबाउट ये जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट में जरूर जो दो जगह थी, कौन सी थी दो जगह? एक तो देप्सांग इज जो ये काराकोरम और नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, वो एक प्लेन एरिया है। जो दौलत बेग ओल्डी का जो हमारा एयरपोर्ट बना, फॉरवर्ड एयरफेस बनाया है, एयरफील्ड बनाया है, उस एयरफील्ड की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको कमती करने के लिए, और जो प्लेन एरिया था जिसमें बड़े फोर्सेस डिप्लॉय किए जा सकते हैं, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, उसको डिनाई करने के लिए वो सबसे, और काराकोरम करीब 11-12 किलोमीटर ही है वहां से क्रो फ्लाई डिस्टेंस। तो इतनी इंपॉर्टेंस हम काराकोरम उनके नेशनल हाईवे को रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं वहां से। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी वो चाइना ने पहचानी थी, और हमने भी ये पहचान करके वहां पर फॉरवर्ड एयर फील्ड बनाया था। तो इसलिए वो इतने दिनों तक इसको टरकाता रहा और आगे पोस्टपोन करता रहा। 20 तरह की ट्रेडिंग वो मीटिंग होगी, अनजाने किस्म की डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हो गई। और दूसरा जो है ईस्टर्न पोस्ट, साउथ ईस्ट का, वो देप्चोंग है। देप्चोंग प्लेन एरिया थोड़ा, और वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए भी। तो इन दोनों जगह को उन्होंने नहीं छोड़ा था, और उनका इरादा यही था कि ये जब तक रहेंगी इंडिया के ऊपर प्रेशर रहेगा। लेकिन चूंकि हालात उनके मुताबिक ना चली है, ना इकोनॉमिक चली है, ना इंटरनेशनल इवेंट्स उनके फेवर में गए हैं, ना उनका खुद का स्थिति, क्योंकि वो हर तरफ झगड़े में फंसा हुआ है, ताइवान में हो, चाहे यहाँ पर हो, या अमेरिका के साथ में हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, तो वो ठीक से उनका इकोनॉमी डाउन टर्न में है। तो ये सारे हालात देखते हुए उनकी मजबूरी है कि वो इंडिया के साथ में ये करते। दूसरा, वो चाहते थे कि उनकी दादागिरी कम से कम अभी इसमें तो चले, ब्रिक्स में तो चले। ब्रिक्स में जब भी चल सकती है जब भारत उनका सहयोग करे। हर चीज में भारत अड़ंगे लगाएगा तो उनकी जो रोड एंड रोड एंड ब्रिक्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो उनकी योजना थी उसमें भारत शामिल नहीं होने की वजह से उनका साउथ की जो पूरा जो उनका प्लान थी वो एकदम से खत्म हो गई, और वो चली नहीं उसकी। तो इसलिए ये लग रहा है कि उनकी कंपल्शन था और उनको ये करना ही था। और अभी मुझे तो उम्मीद है कि ये हमारे फेवर में गया है। हालांकि ये रूस का रोल इसके लिए हमको नहीं भूलना चाहिए, जो पहले भी हमारे जो इसमें गलवान में और हॉट स्प्रिंग में, इनमें जो पैंगसोंग में जो हमारे एग्रीमेंट हुए थे वो रूस की वजह से हुए थे, जो बफर जोन बनाया था जिसके मुताबिक, हालांकि हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन फिर भी वो कूल डाउन होने में, सिचुएशन कूल डाउन होने में मदद मिली थी।
और उसके बाद में रूस ने लगातार ये कोशिश रही है कि भारत और चीन की दोस्ती उनके इंटरेस्ट में है और हमारे दोनों के इंटरेस्ट में भी है, और ये उसमें वो सफल रहे हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं। और दूसरा, जो पिछले 1 महीने में कनाडा के साथ जो प्रोफेसर साहब ने बताया, वो जो रिश्ता है उसकी वजह से सिचुएशन बहुत जल्दी मूव की है, क्योंकि ये जो इन्होंने लामबंदी की है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ने, जो 4 कंट्रीज हैं खास, तो इससे भारत की आंखें खुली हैं कि ये कोई आपके साथ क्वाड हो या नो क्वाड, वो आपके साथ रहने वाले नहीं है। जो आपका परमानेंट दोस्त वो रूस ही है। ये पहले भी समझ में लेना चाहिए था। रूस ने कभी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हमेशा हमारा यूएनओ में हो या कहीं भी हो, आपकी मोरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सब सपोर्ट किया है। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है क्योंकि आधे घंटे का ही हमारा समय था, लेकिन इसी बीच एक चाइना ने अधिकृत रूप से ये डिक्लेयर कर दिया है कि सेनाएं दोनों मुल्कों के पीछे हटेंगी और हमारे बीच में सहमति बन गई है। 2020 से जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, खासकर पूर्वी लद्दाख और LAC पे, वो खत्म हो गई है और दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है। और ये मेरे केवल सहमति का इश्यू नहीं है, कजान समिट जो रसिया में हो रही है उसको देख करके भी काफी महत्वपूर्ण है, ताकि वार्ता का जो एजेंडा होगा उस पर ठीक से चर्चा चल सके, एक मैसेज जा सके कि हाँ, दोनों देशों के बीच में वो समझ है जो आपस में एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।